वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करतारपुर राहदारी का 9 नवंबर को इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान की तरफ बनने नए टर्मिनल पर होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे और पाकिस्तान के जाने वाले जत्थे को भी रवाना करेंगे। माशियात में नोबेल इनाम जीतने वाले अभिजीत बैनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात पीएम हाउस में हुई। इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने कहा कि नोबेल इनाम जीतने वाले अभिजीत बैनर्जी के साथ बेहतरीन मीटिंग हुई। लोगों को बाइख्तियार बनाने के तई उनका नजरिया साफ दिखाई देता है। आपको बता दें कि अभिजीत बैनर्जी के साथ उनकी अहलिया ईस्टर इफ्लू को भी माशियात का नोबेल इनाम मिला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम PWD के तहत तमाम सड़कों पर काम करेंगे, वहीं तंग सड़कों को कुशादा किया जाएगा। जबकि उन्होंने कहा कि मेट्रो और फजाई आलूदगी पर भी हम काम कर रहे हैं। सड़कों के वर्क ऑर्डर्स नवंबर के महीने में दे दिए जाएंगे और 1 साल के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी सड़कों को रीडिज़ाइन किया जाएगा और इसके बाद ये सड़कें बेहद खूबसूरत होंगी, जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज़ में सड़कों को देखते हैं। इससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और उम्मीद करते हैं कि एक्सीडेंट्स इन सड़कों के ऊपर इसकी वजह से ख़त्म होंगे या कम हो जाएंगे। सबसे पहला काम होगा कि इन सड़कों के ऊपर जितने बॉटलनेक्स हैं वो रिमूव किए जाएंगे। पोल्यूशन को लेके वो तो स्टबल बर्निंग है, आप लोग सारे जानते ही हैं। उसमें उसको रोकने के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते दिल्ली सरकार, लेकिन उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए ऑड इवन कर रहे हैं। मास्क्स आने वाले हैं, आने चालू हो गए, लगभग 3 ट्रक पहुंच गए हैं उनके, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे जब आ जाएंगे तो एक साथ बांटेंगे और दिवाली आपके साथ मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी जितने जगह जगह जो कूड़ा जलाया जाता है, धूल जो उड़ रही है, उसके ऊपर एक्शन ले रही है सरकार। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर कीर्ति आजाद ने अपने ट्वीट से मुतल्लिका कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनोज तिवारी बताएं कि क्या मशरक़ी उत्तर प्रदेश घुसपैठिए हैं, वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, क्या वो दिल्ली में आकर इलाज नहीं करवा सकते। राजनीति कीर्ति आजाद के ट्वीट से एक बार फिर से गर्मा गई है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ कीर्ति आजाद जी खुद मौजूद हैं, बात करेंगे। सर ये बताइए, आज जो आपने ट्वीट किया मनोज तिवारी और अरविंद केजरीवाल को, जिस तरीके से आपने, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कल एक अखबार में देखा था जिसमें विजय गोयल जी के 2014 का एक स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार से लोग आ जाते हैं और यहाँ आकर के विद्यार्थियों की जगह सीटें ले लेते हैं। ये भारतवर्ष है, दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ पर सबको आने का अधिकार है। क्या विजय गोयल जी ये कहना चाहते हैं कि जो लोग दिल्ली आते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं? कल मनोज तिवारी जी का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा कि 80% घुसपैठिए हैं जो यहाँ आते हैं और अपराध करते हैं। तो ऐसे तो वो भी घुसपैठिए हुए, NRC करवा लें। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे व्यक्ति जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वह कहते हैं कि लोग 500 रुपये का टिकट लेते हैं और या लाखों का उपचार करा के जाते हैं। ये कहाँ की जिसको कहा जाए कि मानवता की बात है। हिंदुस्तान के व्यक्ति हैं, कोई भी कहीं जा सकता है, कहीं आ सकता है, कहीं इलाज करा सकता है, वह उसकी मर्जी है। लेकिन यह जिस प्रकार से अपने इन बयानों के कारण से बदनाम हुए हैं लोगों के बीच में, जिसको कहा नहीं जा सकता, बहुत बचकानी बातें हैं ये। और मैं उनसे ये राजनीति केवल जब चुनाव आते हैं तो उस समय इस प्रकार के यह वक्तव्य देते हैं कि हम आपके साथ में हैं, हमने आपके लिए ये किया, लेकिन उसके अलावा इनके मन में कितना सम्मान है पूर्वइयों के लिए, ये सामने झलकता दिखाई देता है। वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसके अलावा दूसरा इन्होंने कुछ किया नहीं। मुझे यह बता दें कि इन्होंने जो ये वक्तव्य दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया? आप काम कर रहे हैं, अपना काम करते रहिए। हम भी जब दरभंगा में सांसद थे तो लोगों को लिखते थे और उनको भेजते थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, क्योंकि वहाँ पर उपचार नहीं था।
यह बात दूसरी है कि दरभंगा के लिए हमने एम्स स्वीकृत करा लिया है, उसके लिए स्थल चयन भी हुआ है, केंद्र सरकार उसको नहीं दे रही है। तो यह इस तरीके से बात करना ये उचित नहीं है। सर, दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात आपकी चल रही थी, तो अभी उस पे क्या है? देखिए, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं अध्यक्ष बन रहा हूं कि नहीं बन रहा। मैं धनबाद से चुनाव लड़ना चाहता था, माफ कीजिएगा, दरभंगा से चुनाव लड़ना चाहता था, वहां से सिटिंग एमपी था। मुझे पार्टी ने कहा कि आप धनबाद से लड़िए, मैं चला गया। मैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, हरफन वाला आदमी हूं, तो मेरे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। यदि आएगा और जैसी जिम्मेवारी मुझे दी जाएगी मैं करूंगा। कैमरा पर्सन चंद्रदेव के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में फौज ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। फौज ने जिले में 3 मोर्टार शेलों को नाकारा बना दिया है। फौज ने पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में 120 mm के मोर्टार शेल नाकारा बनाए। बताया जा रहा है कि ये शेल पाकिस्तान की जानिब से दागे गए थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान जिला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। इस दौरान पाकिस्तान की जानिब से दागे गए कई शेल फटने से रह जाते हैं। हिंदुस्तानी फौज की चौकसी की वजह से अब तक कई जिंदा शेलों को वक्त पर नाकारा बनाया दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज वजूद में आते ही मुलाजमीन को 7वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत अलाउंस मिलेंगे। मरकजी हुकूमत ने इस ज़िम्न में तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। मरकजी और वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के मुलाजमीन को 7वें सेंट्रल पे कमीशन अलाउंस की अदायगी को मंजूरी दी है। मौजूदा रियासत जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन को उससे फायदा पहुंचेगा। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील करने का फैसला 31 अक्टूबर से नाफिज होगा। बिहार में शेल्टर होम को लेकर एक मरतबा फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार मोतिहार के शेल्टर होम से 4 लड़कियों के फरार होने का मामला सामने आया है। शेल्टर होम से 4 लड़कियां रातों रात फरार हो गई, जिन्हें पकड़ लिया गया है, लेकिन उनको लेकर फिर एक मरतबा शेल्टर होम में हिफाजती अमूर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शेल्टर होम के जिम्मेदार का कहना है कि जिस वक्त लड़कियां शेल्टर होम से भागी उस वक्त शेल्टर होम में स्टाफ के नाम पर सिर्फ 2 लोग थे। शेल्टर होम में स्टाफ की कमी है। स्टाफ बालिका गृह में थे और सारी जिम्मेवारी महिला सिपाही जो रहती हैं यहाँ 3, उसमें से 2 को रखे हुए थे हम लोग कि वो लोग देखेंगे हम लोग स्टाफ कम है तो। और हम खुद कोर्ट में गए हुए थे सीजीएम सर के पास, तो पता चला कि यहाँ से 2 बच्चियां पलायन कर गई हैं। बैंक हड़ताल की वजह से तमाम बैंकों के शटर बंद हैं। बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के लोग बैंकों को जम करने को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। बैंकों के मुलाजमीन बैंकों के इंतजाम से नाराज हैं। बैंक मुलाजमीन का कहना है कि एक तरफ तकर्रुरी कम हो रही है, वहीं दूसरी जानिब बैंकों के इंतजाम से मजीद परेशानी में इजाफा होगा। बिहार में ट्रक ओनर एसोसिएशन आज रात से हड़ताल पर जा रहा है। एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट को खत्म किया जाए और पुराने कानून को नाफिज किया जाए। ट्रक ओनर एसोसिएशन का कहना है कि जब तक उनके इस मुतालबे को हुकूमत मंजूर नहीं कर लेती वो हड़ताल पर रहेंगे। मांग किया है सरकार से। प्रथम है 2000 नया मोटर कानून 2019 को मूल रूप से वापस करो और पुराने कानून को लागू। 12 बजे रात से हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों को रोड के बगल में, हम ट्रैफिक जाम नहीं करेंगे, गाड़ियां चलती रहेगी, हम कोई जाम नहीं करेंगे। हम क्योंकि चलाने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए अपनी गाड़ी को नहीं चलाएंगे। तो ये कब तक ऐसा रहेगा? ये अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांग 14 मांग को सरकार मान न ले। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें साल 2017 में हुए जराइम के एदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। रिपोर्ट में खवातीन के खिलाफ जराइम के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। 2017 में खवातीन के खिलाफ 3,59,000 जराइम के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुल्क में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में 3.6% का इजाफा हुआ है। 2016 की बनिस्बत जराइम की शरह बढ़ी है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक कौमी राजधानी दिल्ली में खवातीन के खिलाफ जराइम की शरह में कमी हो रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में फसादात के तकरीबन 59,000 वाकयात रोनमा हुए हैं। उनमें बिहार में सबसे ज्यादा 11,698, जबकि उत्तर प्रदेश में 8,990 और महाराष्ट्र में 7,743 वाकयात दर्ज किए गए हैं। कत्ल के मामलों में उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु सबसे आगे है। न्यूज़ 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में एनडीए हुकूमत अक्सरियत के साथ बनी नजर आ रही है। आइए जानते हैं हमारे एग्जिट पोल में एनडीए को कितनी सीटें दी गई हैं और कांग्रेस इत्तेहाद को कितनी सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र के इंतखाबी नतायज 24 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें महाराष्ट्र में फिर एनडीए की हुकूमत बनती नजर आ रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि हमारे एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें दी गई हैं। पहले बात बीजेपी इत्तेहाद की। न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने अपने एग्जिट पोल में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से बीजेपी को 141 सीटें दी हैं, जबकि शिवसेना को 102 नशिस्तें मिलने का अंदाजा लगाया गया है। यानी महाराष्ट्र में 243 नशिस्तों के साथ बीजेपी इत्तेहाद की हुकूमत बनती नजर आ रही है। बात अगर कांग्रेस इत्तेहाद की करें तो न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने अपने एग्जिट पोल में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से कांग्रेस को 17 नशिस्तें, जबकि एनसीपी को 22 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा दीगर को 6 सीटें मिलने की उम्मीद की जा रही है। आइए अब जान लेते हैं कि किन इलाकों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। पहले बात करते हैं कोंकण इलाके की एग्जिट पोल की। कोंकण में बीजेपी को 7, शिवसेना को 14, कांग्रेस को 0, जबकि एनसीपी को 1 सीट दी गई है। मराठवाड़ा के बारे में बात करें तो यहाँ बीजेपी को 22, शिवसेना को 22, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 2 सीटें दी गई हैं। इसके साथ ही थाना के इलाके में बीजेपी को 9, शिवसेना को 8, कांग्रेस को 0 और एनसीपी को 1 सीट दी गई है। महाराष्ट्र के शुमाली इलाके में बीजेपी को 17, शिवसेना को 14, कांग्रेस को 4 और एनसीपी को 1 सीट दी गई है। जबकि विदर्भ में बीजेपी को 43, शिवसेना को 12, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 2 सीट दी गई है। वहीं महाराष्ट्र के मगरबी खित्ते में बीजेपी को 26, शिवसेना को 16, कांग्रेस को 7 और एनसीपी को 15 सीटें दी गई हैं। जबकि वहीं मुंबई के इलाके में बीजेपी को 17, शिवसेना को 16, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 0 सीट दी गई है। बात वोट शेयर की करें तो कुल वोट में बीजेपी इत्तेहाद के लिए 52% वोट का अंदाजा लगाया गया है, जिसमें बीजेपी को 29% और शिवसेना को 23% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस को 15% और एनसीपी को 13% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। इस एग्जिट पोल में वीआईपी सीट की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस, आदित्य ठाकरे, छगन भुजबल इलेक्शन में जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि अशोक चौहान और पृथ्वी चौहान एग्जिट पोल के हिसाब से हारते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने इस एग्जिट पोल के लिए खुसूसी तरीके से एदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए हैं। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात के सर्वे की तरह ही इस बार भी हमारा दावा है कि इलेक्शन के नताइज हमारे एग्जिट पोल के करीब ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। न्यूज़ 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में हरियाणा में खट्टर हुकूमत को अक्सरियत मिलती नजर आ रही है। आइए जानते हैं कि हमारे एग्जिट पोल में बीजेपी को कितनी सीटें दी गई हैं और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। एग्जिट पोल में बीजेपी की जबरदस्त अक्सरियत। मनोहर लाल खट्टर के सर सज सकता है जीत का सेहरा। हरियाणा में 75 सीटों पर बीजेपी हो सकती है कामयाब। हरियाणा के अवाम का फैसला 24 अक्टूबर को आएगा, लेकिन इससे पहले न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें एक बार फिर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की हुकूमत बनती नजर आ रही है। आइए जानते हैं कि एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को मिल सकती है 75 सीटें। हरियाणा में 80% से ज्यादा सीटों के साथ हुकूमत बना सकती है बीजेपी। अगर बात करें कांग्रेस की तो न्यूज़ 18 और इप्सॉस एग्जिट पोल के सर्वे के मुताबिक हरियाणा की कुल 90 सीटों में से कांग्रेस को 10 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 2014 के नतीजे से भी 5 सीटें कम मिल सकती हैं।
इसके अलावा आप जान लेते हैं कि एग्जिट पोल के मुताबिक बाकी सीटों पर किसको कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। INLD को नुकसान हो सकता है। INLD कामयाबी से दूर नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का भी नहीं खुलेगा खाता, जबकि SD को सिर्फ एक सीट पर करना होगा सब्र। दीगर के खाते में भी सिर्फ 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। 2014 में दीगर के खाते में 8 सीटें गई थी। आपको बता दूं कि न्यूज़ 18 और इप्सोस ने इस एग्जिट पोल के लिए खुसूसी तरीके से एदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए हैं। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात के सर्वे की तरह ही इस बार भी हमारा दावा है कि इलेक्शन के नताइज हमारे एग्जिट पोल के करीब ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हरियाणा और महाराष्ट्र इंतखाबात के एग्जिट पोल पर कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने बयान दिया है। राशिद अल्वी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा रहे हैं तो ये वोट का कमाल नहीं बल्कि ईवीएम का कमाल है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी हमारे साथ है बात करने के लिए। अल्वी जी, हरियाणा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो गए और एग्जिट पोल जिस तरह से आया है वो कहीं ना कहीं निराश करने वाला है कांग्रेस के लिए। कहीं भी आपकी सरकार नहीं बन रही है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। किस तरह से आप इस एग्जिट पोल को देखते हैं? देखिए, एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर एग्जिट पोल को मैं सही मानूं तो निश्चित तौर से ये ईवीएम के खेल के बिना नहीं हो सकता है। हरियाणा का जो माहौल है वहाँ पे जनता इस सरकार के खिलाफ है और इतनी खिलाफ है कि सड़कों पे चलते हुए आप लोगों से बात करके आपको एहसास हो सकता है कि वो इस सरकार को बदलना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल ठीक है और मैनिपुलेशन है तो निश्चित तौर से बगैर ईवीएम मशीनों के ये काम नहीं हो सकता। मतलब आप ये मानते हैं कि ये वोट का चमत्कार नहीं है, ईवीएम का चमत्कार है? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि ये ईवीएम का चमत्कार है और सारे विपक्ष को, देश की जनता को इसके खिलाफ इकट्ठा होना पड़ेगा। चुनाव दोबारा बैलेट पेपर से हो तभी लोगों का विश्वास इलेक्शन कमीशन पर बैठेगा। लेकिन महाराष्ट्र में जिनके साथ आप चुनाव लड़ रहे थे, एनसीपी, उनके नेता एग्जिट पोल के ही नतीजे को देखकर बौखला गए हैं। माजिद मेनन का बयान आया है, उन्होंने कांग्रेस पर हार का ठीकरा फोड़ा है और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र के चुनाव को सीरियसली लिया ही नहीं। कांग्रेस कहीं से भी चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही थी, कहीं भी राहुल गांधी की रैली नहीं हुई, सोनिया गांधी नहीं आई, प्रियंका गांधी नहीं आई। इसका मतलब हार के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। देखिए, एनसीपी ने क्या कहा है वो मुझे मालूम भी नहीं है और इस पर मैं टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझूंगा। सर, एक सवाल आपके अपने प्रदेश से है। साध्वी प्रज्ञा ने महात्मा गांधी को राष्ट्र पुत्र कहा है, बयान विवादों में। देखिए, उनकी गंदी जबान से महात्मा का नाम अच्छा नहीं लगता है। वो महात्मा गांधी का नाम ना लें तो अच्छा है। वो गॉडसे को अपना गुरु मानती रही हैं, उनको राष्ट्र भक्त मानती रही, वही मानती रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अंतिम सवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा आज से यूपी में नेताओं की, कार्यकर्ताओं की पाठशाला लगा रही है रायबरेली में। क्या लगता है आपको, इससे कितना कांग्रेस को बूस्ट मिलेगा या फिर जो संगठन कमजोर पड़ी है उत्तर प्रदेश की उसको कितना बल मिलेगा इससे? देखिए, हम सब लोगों की पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हो और 2022 का चुनाव हम जीतें। प्रियंका गांधी एक डायनेमिक लीडर हैं, पूरा उत्तर प्रदेश उन्हें चाहता है। हमें पूरा भरोसा है इस ट्रेनिंग कैंप से भी कांग्रेस को फ़ायदा होगा और प्रियंका गांधी की लीडरशिप में 2022 में हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे और इस नाकारा निकम्मी सरकार को बाहर का रास्ता उत्तर प्रदेश की जनता दिखाएगी। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिवाली पर धूम मचाने के लिए जियो नया प्लान लेकर आया है। पहले से कहीं ज्यादा किफायती शरहों पर जियो ने उसे ऑल इन वन प्लान्स का नाम दिया है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ऑल इन वन रिलायंस जियो की तरफ से लॉन्च किए गए 3 नए अनलिमिटेड प्लान का यही नाम है। हाल ही में कंपनी ने नॉन जियो यूजर्स पर कॉलिंग के लिए पैसे लेने का ऐलान किया था। इसके लिए कंपनी ने कुछ IUC टॉप अप्स भी लॉन्च किए थे, लेकिन अब कंपनी की तरफ से इसे आसान बनाते हुए 3 नए प्लान लाए गए हैं। ये तीनों नए प्लान के साथ आपको ज्यादा डेटा दिया जाएगा और नॉन जियो कॉलिंग भी होगी,
लेकिन ये पहले की तरह अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं है। इन पैक्स में महीने भर के लिए 1000 मिनट ही नॉन जियो यूजर्स को कॉल कर पाएंगे। इसे अनलिमिटेड के साथ FUP लगाना भी कहते हैं। पहला ऑफर 222 रूपए का प्लान, यह 28 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान है। इसके तहत जियो से जियो फ्री कॉलिंग है और 2 GB डेटा हर दिन मिलेगा, लेकिन जियो से दूसरे नेटवर्क पर 1000 मिनट ही कॉल कर सकते हैं। दूसरा ऑफर 333 रूपए का प्लान है। ये 2 महीने वैलिडिटी का प्लान है और इसके तहत भी हर दिन 2 GB डेटा मिलेगा। इस प्लान में भी जियो टू जियो फ्री कॉलिंग है। जियो टू नॉन जियो हर महीने 1000 मिनट मिलेंगे। तीसरा ऑफर 444 रूपए का प्लान, इसकी वैलिडिटी 3 महीने की होगी और हर दिन 2 GB डेटा मिलेगा। इस प्लान में भी जियो टू जियो फ्री कॉलिंग होगी, जबकि नॉन जियो के लिए हर महीने 1000 मिनट दिए जाएंगे। कंपनी के मुताबिक इन तीनों प्लान के तहत SMS और एप्स की सब्सक्रिप्शन दी जाएगी। कुल मिलाकर इन तीनों पैक का मकसद ये है कि यूजर्स के लिए ICU टॉपअप्स इसी में एक तरह से जोड़ दिए गए हैं और डेटा